हाजिर हूँ एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, मैं जहाँ पर आई हुई हूँ ये बहुत खूबसूरत जगह है, ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है, धनसवा इसका नाम है और नरसिंहपुर जिले के आसपास ही आता है, गाड़ावाड़ा के नजदीक। तो सबसे पहले तो मेरी जो संस्था है उसका परिचय करवाते हुए फिर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। कैंटो एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, हमने लास्ट एपिसोड में इसके बात की थी, आपको ध्यान तो हम महिलाओं के अधिकारों पर बात कर रहे थे। हमारे साथ मुख्य अतिथि जुड़ते हैं, हमारी संस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है वो, और वो हमारे साथ जुड़ते हैं और आपको तमाम जानकारियां देते हैं कानूनी प्रक्रिया से जो लोग अनभिज्ञ हैं या लोग जो धाराएं जानना चाहते हैं किसी विषय से जुड़कर विशेषज्ञ हमारे साथ होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज का दिन हम सबके लिए बेहद खास है। जी हाँ, आज 11 अक्टूबर है और 11 अक्टूबर को 2012 से हर साल इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारी वेलफेयर सोसाइटी, कैंटो एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खास तौर से इस वक्त जो हमारी महिला दर्शक जुड़ी हुई है हमारे कार्यक्रम से, विशेष रूप से उनको और पूरे परिवार को, इसलिए क्योंकि आखिर वो भी तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं परिवार का। अब बात करेंगे हम दरअसल महिला उत्पीड़न की, हमारा विषय है आज जिस पर चर्चा करने वाले। लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की मैं बात कर रही थी आपसे, तो ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी, और जो सबसे पहली इसकी जो थीम रखी गई थी वो दरअसल बाल विवाह प्रथा को रोकना, ये उसकी थीम थी। लेकिन तब से जो सफर शुरू हुआ है इस पर बहुत काम किया गया है सरकार के द्वारा और बहुत सारे एनजीओ के द्वारा भी। तो इसी तरह की एक महत्वपूर्ण संस्था, आपको बता दें कि जो फौजिया अर्शी मैम जो है इसकी फाउंडर है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको करती हूँ कि हम लोग उनके माध्यम से जुड़कर ये जो हमारी संस्था है कैंटो एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, उससे जुड़कर हम लोग महिलाओं को एजुकेट कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, मुलाकात करते हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं। हमारे साथ विशेष अतिथि विधि विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, सुनील श्रीवास्तव जी। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। धन्यवाद लाइव हो चुके हैं, बहुत सारी बातें करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले एक खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है मुझे ऐसा लगता है बालिका दिवस पे वो एकदम परफेक्ट बैठता है। मुनव्वर राणा साहब ने कहा था जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे, मुझे लगता है कि आज इस पंक्ति को दोहराया जाना बेहद जरूरी है, जो थोड़ी सी गंभीर पंक्ति है लेकिन बहुत ही गंभीरता इसमें व्यक्त होती है कि घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं बेटियां, धान के पौधों की तरह होती है। वाह वाह, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। वाकई अगर हम महिला उत्पीड़न की जब हम बात करते हैं, महिला अधिकारों की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना ही प्रताड़ना नहीं होती, कई बार मानसिक प्रताड़ना शारीरिक प्रताड़ना से कहीं ऊपर होती है। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को, खासतौर से महिला दर्शकों को, अगर हम ये बताएं कि महिला उत्पीड़न क्या है। कुछ लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को भी नहीं समझ पाते। देखिए, सबसे पहले तो मैं बालिका दिवस की आप सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप इतनी खूबसूरत जगह गई हैं कि ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत से कि जगह भी खूबसूरत है, इसलिए आपकी बातचीत शब्दों का उच्चारण भी खूबसूरत हो रहा है ना। चलिए मैं महिला उत्पीड़न के बारे में आपको बताता हूँ। महिला उत्पीड़न के बारे में, जब उत्तर प्रदेश में हाथरस का कोई कांड हुआ तो आज ही गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी करी है। उस गाइडलाइन के अंदर कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जो मैं आज ही लागू हुए हैं और आम जनता को बताना चाहता हूँ, महिलाओं को बताना चाहता हूँ, उनके परिवार को बताना चाहता हूँ और जो पीड़ित लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि यदि मान लीजिए कोई संज्ञेय अपराध, नॉन बेलेबल अपराध की स्थिति में यदि कोई महिला एफआईआर लिखाना चाहती है तो वो एफआईआर आवश्यक रूप से लिखाई जाएगी, उसको कोई भी पुलिस अधिकारी मना नहीं कर सकता। अच्छा, एफआईआर दर्ज न करने की स्थिति में उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। समझ गए आप? दुष्कर्म से जुड़े आरोप, बलात्कार से संबंधित जो आरोप हैं, इनके 2 महीने में पूरी जांच करके गृह मंत्रालय को उसकी सूचना देनी होगी। समझ गए आप? ठीक है। हाँ। इसी प्रकार 24 घंटे के अंदर पीड़ित महिला का मेडिकल करा के स्वेच्छा से रजिस्टर्ड डॉक्टर के थ्रू वो अपनी स्वयं की मर्जी से भी करा के रिपोर्ट पेश करके थाने में पेश कर सकती है। ठीक है? ठीक है। हाँ। और फोरेंसिक साइंस को भी एक गाइडलाइन दी गई है कि उस गाइडलाइन को 24 घंटे के अंदर देके आप
2 माह के अंदर इस केस को बताइए। उनको नाम को मीडिया में, पब्लिक में, समाज में, सोसाइटी में ये सब छुपा के रखिए। तो आज ये बहुत अच्छी बात है कि बालिका दिवस के ऊपर ऐसी गाइडलाइन आई जिससे महिलाओं को त्वरित न्याय मिलने की पूरी संभावना रहेगी। जी, जिस तरह से अभी आपने एफआईआर की बात की थी, मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं तो इस वक्त शायद कुछ दर्शक हमारे पहली बार हमारे साथ लाइव हो रहे हैं, कुछ हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की सर बात कर रहे हैं। सर एक और क्योंकि हम गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले इसका जिक्र हुआ था। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं ब्रजेश चौहान, जो सदस्य हैं बाल आयोग के, उनसे जब चर्चा हुई थी, उनका एक वीडियो भी काफी वायरल किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसमें उन्होंने कहा है, क्योंकि हाथरस की घटना की हम अभी बात कर रहे थे, तो उसमें नाम, पता, घर के एड्रेस वगैरह सारी चीजों की मैं बात करना चाह रही हूँ, जहाँ उस बालिका के नाम से लेकर किसी भी तरह की जानकारी को गुप्त रखना जरूरी है। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा था कि उसके नाम को भी बताया जा रहा था, उसके घर के पते को भी बताया जा रहा था। तो बाल आयोग के सदस्य ने इस गाइडलाइन को फॉलो करने की सख्त हिदायत दी थी। तो मैं जरूर ये चाहूंगी कि गोपनीय रखने वाली जो बात है, उस पर भी कानूनी अधिकार है कि इस चीज को गोपनीय रखा जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई महिला या बालिका इस प्रकार की दरखास्त लेके जाती है तो उसको एक महिला पुलिस अधिकारी ही उसको दर्ज करेगी, और उसको दर्ज करने के बाद उसके नाम की, पते की, उनके परिवार की गोपनीय सुरक्षा का प्रावधान रखेगी। यदि उसके द्वारा कोई ऐसी सूचना लीक की जाती है या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखना सूच की जाती है तो उसके खिलाफ वो महिला चाहे तो केस दर्ज करा सकती है, जिससे कड़े प्रावधान है। उसको धारा 3C के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। अब नंबर 2, सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद महिलाओं को थाने में नहीं बुलाया जा सकता। उनको घर पर ही जाकर, जो उनका निवास स्थान है या जिस जगह पे वो चाहे वहां पर जाकर पुलिस अधिकारी उस रिपोर्ट को लिखेगा, और इसकी जो जांच है उसके परिवार के व्यक्तियों के सामने ही पुलिस अधिकारी कर सकता है। स्वयं की मर्जी से उसके अकेले में कोई भी बयान लेना, इन्वेस्टिगेशन करना उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो इस प्रकार महिलाओं को जो आज दिनांक से सुरक्षा और कानून में प्रावधान दिए गए हैं, वो इतने कड़े प्रावधान दिए गए हैं कि कोई भी पुरुष अथवा कोई भी व्यक्ति, ससुराल पक्ष भी इस तरह के दुष्कर्म करने से या प्रावधान करने से बहुत ही असुविधा महसूस करेगा। जी बिल्कुल सही बात। हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम जरूर दर्शकों को बताना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं कि डिस्प्ले करते हैं हम, और आप इसको नोट कर लीजिए, हमारी वेबसाइट को नोट कर लीजिए, हमारे नंबर को नोट कर लीजिए। हम आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप किसी भी तरह की हमसे मदद चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस संस्था से जुड़कर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, दी गई वेबसाइट पर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। मैं जरूर चाहूंगी हमारी टीम फ्लैश कर दे, डिस्प्ले कर दे, तो लोग उसको नोट कर सकें। जिस तरह से सुनील सर हम बात कर रहे थे कि एफआईआर की बात हुई थी, बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि एफआईआर लिखने को तैयार ही नहीं होते हैं थाना प्रभारी। तो उस स्थिति में थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस चीज को लेकर भी मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव है कि एफआईआर ना लिखने की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, एफआईआर कौन कौन सी स्थिति में लिख सकते हैं और किस स्थिति में मना किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, यदि कोई भी दुष्कर्म का मामला होता है तो उस पुलिस अधिकारी को एफआईआर लिखना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार का काम नहीं करता या एफआईआर नहीं लिखता तो उसके विरुद्ध शिकायत की जाएगी। शिकायत करने के तत्काल पश्चात उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद उसको सस्पेंड किया जाएगा। आपने देखा होगा अभी हाथरस में जो लेटेस्ट एक हादसा हुआ, उस हादसे में कई पुलिस अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। उनकी लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया है। और एक और सूचना दूं मैं कि उत्तर प्रदेश में जहां पर हाथरस में ये कांड हुआ है, उस जगह पे हमारी एनजीओ जाके पूरा सपोर्ट कर रही है, पूरा काम कर रही है। पूरे सरकार को, पुलिस प्रशासन को जो चीजें, जो जिस प्रकार की वो सहायता चाह रहे हैं उसको इस प्रकार के दिया जा रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको और सबको आमंत्रित करता हूं कि किसी भी महिला को, किसी भी बालिका को, आज बालिका दिवस है, बालिका दिवस है, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम है, हमारी एनजीओ ये कार्यक्रम करती है, तो मैं सब उनको आह्वान करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, यदि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, हमारी पूरी टीम
निष्पक्ष रूप से उनसे वहां पहुंचकर पुलिस में, कानून में, अदालत में जो सहायता हो सकती है देगी। हाँ, तो आप निश्चित रूप से किसी भी डर की कोई आवश्यकता नहीं है। महिलाओं के बारे में आज भारत सरकार गृह विभाग ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है, जिससे कि उनको पूरी सुरक्षा महसूस होगी। जी बिल्कुल। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाकी सुरक्षा देनी, सबसे पहले तो एक बार फिर से बता दूं कि कैंटब एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने दरअसल ये ठान लिया है कि अब हम अत्याचार ना सहेंगे और ना सहने देंगे किसी को। कहते हैं ना कि अन्याय करने वाला भी अपराधी है और अन्याय सहने वाला भी अपराधी है। हम महिला दर्शकों से जरूर इस बात को दोहराना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि आप हमारी मदद लेना चाहते हैं, हम आपके नाम को गोपनीय भी रखेंगे। अगर आपके आसपास कोई महिला किसी भी तरह के उत्पीड़न का शिकार हो रही है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसकी मदद करें। जिस जगह पर मैं अभी हूँ, ये ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है सर, और ये भी सच है कि बहुत सारे मामले उत्पीड़न की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आप भी इस चीज को मानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला उत्पीड़न के मामले ज्यादा आते हैं? जी 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 बहुत जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कवरेज को गई हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वहां पर जाके आप कवरेज लीजिए, कोई भी समस्या हो, कुछ हो, आप हमारी एनजीओ का नंबर दे के आइए, मेरा नंबर दे के आइए और उनको इनवाइट करिए। यदि उनको इस प्रकार की उनके परिवार में, ससुराल में, समाज में, मोहल्ले में किसी प्रकार की इस प्रकार की हैरासमेंट की कोई समस्या हो रही है, हम लोग, हमारी एनजीओ, हमारी टीम पूरी उनकी मदद करेगी। आज बालिका दिवस है, इस बालिका दिवस में बालिकाओं के उपयोग, उनको दूरी, कमजोरी, कानून, इसके बारे में आप पूरा निर्देश दीजिए। ये बहुत ही अच्छा आपका प्रयास रहेगा। जी जब लोगों को पता चला कि आज हम लाइव होने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, एक कटाक्ष भरा हुआ व्हाट्सएप मैसेज आया। सुनिए सर, मैं इस मैसेज के जरिए आगे का सवाल करूंगी। वो मैसेज कुछ इस तरह था: सिस्टम बहरा, जनता बहरी, बहरा अपना देश। सिस्टम बहरा, जनता बहरी, बहरा अपना देश, और तू शस्त्र उठा ले नारी, बस यही रास्ता शेष। आत्मनिर्भर होना, आत्मरक्षा की जब हम बात करते हैं तो वाकई एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, जो मैं हर बार इस पंक्ति को दोहराती हूँ कि अब कुछ लड़ाइयां हमें खुद अपने लिए लड़नी होती है। मैं चाहूंगी कि अगर महिला उत्पीड़न की बात हो रही है, कौन कौन से, आप तो बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किस तरह के अनुभव आपको, किस तरह की महिलाओं की समस्या जो होती है जिससे वो दो चार होते हैं? जी 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 देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अब वो जमाना नहीं रहा कि महिलाएं घर में बैठ के खाना बनाएं या बच्चों को देखें या पति की सेवा करें। ठीक है, ये करना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि ये चीजें नहीं करना चाहिए, लेकिन महिलाओं को कानूनी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से तड़क लेना चाहिए। आज महिला पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और उनको अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। आप, पुलिस ने एक नंबर दिया है 1075, ये इंडिया लेवल का नंबर है। 100 जो है मध्य प्रदेश लेवल का नंबर है। जहां भी कहीं उनको ऐसा लगता है तो तत्काल इस पर सूचित करें। एक ऐप भी डाउनलोड कर सकती हैं, उस ऐप के द्वारा भी वो तत्काल अपने परिवार से, थाने से, पुलिस से, अपने दोस्त से या सहयोगियों से कांटेक्ट कर अपने ऊपर आई हुई विपदा को वो सत्र कर सकती हैं। इसलिए मैं सबसे आह्वान कर रहा हूं, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वो अपने ऊपर लागू करें, अपनाएं और दूसरे लोगों को ही बताएं। जी बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि सहायता की बात हो रही है तो मैं एक बार फिर से, हमारी टीम डिस्प्ले कर रही है ये नंबर, अच्छी तरह से अपने दिमाग में फीड कर लें। कैंटब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, जिस संस्था से जुड़कर हम इस वक्त जो हमारी चर्चा चल रही है सुनील श्रीवास्तव जी से, महिला उत्पीड़न ये विषय है हमारा, जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, वो खास मौका है बालिका दिवस का। तो ये आप नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास संभाल के रखिए। जैसे कुछ नंबर की बात कर रहे थे सुनील सर, और अगर भोपाल शहर या भोपाल के शहर के बाहर भी अगर इस प्रोग्राम को सभी लोग देख रहे हैं तो कुछ खास नंबर होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, डीएसपी लक्ष्मी कुशवाहा से जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हर स्टेट पर कुछ नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर भी होते हैं, कुछ रोटेट किए जाते हैं। उन नंबरों को पहली डायलिंग पर रखना चाहिए ताकि आप किसी आपात स्थिति में तुरंत सहायता ले सके, कानून की या इस तरह की जो, जिस तरह से हमारी संस्था है, हमारी संस्था एक नंबर पे बिल्कुल हाजिर हो जाती है अगर आप इसको सेव करके रखते हैं।
तो इस तरह के कुछ नंबर है, जैसे 100 डायल रट गया है जी सबको कि 100 डायल, ऐसे कुछ जी जी जरूरी ऐप है, ऐसे कुछ जरूरी नंबर है जिनको रट लेना चाहिए और जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, जिन्हें तैयार किया गया है। जी 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 जी। मैं आपको एक बात बताऊं कि अब महिलाओं सरी का नहीं रहना है, उनको पुरुष की बराबरी करनी है। उनको अपनी सुरक्षा, अपना हथियार, अपनी जीवन शैली को खुद निर्धारण करना है। इसके लिए आवश्यक है कि वो खुद सजग रहें और अपने दोस्तों को, परिवार में घर वालों को इस बात की जानकारी दें। हम शुरू शुरू में देखते थे या कई ऐसे कानून बने कि महिलाओं के ऊपर दहेज हत्या या महिला उत्पीड़न उनके परिवार में शुरुआत हो जाती थी। लेकिन जब दहेज हत्या का या दहेज का प्रावधान शुरू हुआ तो हमने ये देखा कि जिस कड़ाई से उसका पालन हुआ तो उसके अंदर कहीं कोई कमी आई। अब लोग इस बात से डरने लगे कि भाई हम इससे दहेज की मांग करेंगे तो हमारी ये स्थिति होगी, या कहीं इसका 7 साल के अंदर इसकी कहीं नेचुरल डेथ भी हो गई तो हमसे पूछताछ होगी, कोई कानून बनेगा। दहेज हत्या के संबंध में एक कानून है कि आज दिन आपको जिसकी शादी हुई है, यदि वो 7 साल के अंदर मान लीजिए किसी महिला की मृत्यु हो जाती है और उसके घर वाले सूचना देते हैं तो तुरंत तत्काल उसकी जांच होती है और जांच होने के बाद पीड़ित पक्ष को तुरंत मुआवजा दिया जाता है और उनको सजा का प्रावधान भी है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, आज महिलाओं से संबंधित कई सुरक्षा, कई समाज, कई व्यक्त कार्यक्रम बनाए जा चुके हैं, कई एनजीओ काम कर रही हैं। बस महिलाओं को एक कदम आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा की जानकारी लेना है, कानून को समझना है। यदि किसी भी महिला पे कोई अत्याचार होता है, उसको कोई घबराहट होती है, तो फैमिलियर होने के लिए जरूरी है कि हमारी एनजीओ है, हमारी एनजीओ में आए, अपनी बात को रखें, समझाएं। जो महिला कार्यकर्ता है हमारी एनजीओ की, वो उनके साथ जाएंगी, उनको समझाएंगी, थाने में जाके उनकी बात को रखेंगी और उनको हिम्मत बढ़ाएंगी, तो जिससे उनका जो मनोबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ने के बाद उनको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा फील होगा, उनको सहायता प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, दरअसल इस तरह के जो एनजीओ होते हैं, अगर हम अपने संस्था की बात करना चाहें, बार बार इसलिए लटाती हूँ मैं आपको इस संस्था का नाम, क्योंकि हम हर पल 24/7 जिसको हम बोलते हैं कि हम 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल हैं आपकी मदद करने के लिए। कैंटम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से सर बोल रहे थे कि ये जो एनजीओ होते हैं, दरअसल ये मदद करने के लिए एक बोलते ना कि प्राथमिक स्तर पर तैयार होते हैं। हम ब्रिज का काम करते हैं, हम वो ब्रिज है जो कानून और आपके बीच की कड़ी बन सकते हैं, बशर्ते आप अपनी मदद खुद करना चाहें। सुनील सर, अगर महिला उत्पीड़न की हम बात कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले ये चीज जरूर जानना चाहेंगे कि सब कैटेगरी होती है। बहुत बड़े बड़े अपराधों से अगर बात ना करते हुए मैं छोटे छोटे अपराधों की बात करना चाहूँ। एक छोटे से उदाहरण से बोलूं, बेटा बेटी में अंतर करना भी तो महिला उत्पीड़न के अंतर्गत ही आना चाहिए। आप महिला को उसके जीने का अधिकार, उसके खाने पीने का अधिकार, उसकी शिक्षा का अधिकार। जी जी, देखिए आज के जमाने में कोई भी पेरेंट्स बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझते। जो जरा भी समझदार हैं, मैं उन इलिटरेट या गांव वालों की बात नहीं कर रहा कि जो बेटे को ज्यादा मेहनत देते हैं बेटी को नहीं देते हों, लेकिन आज पढ़ा लिखा तबका है। मैंने देखा है कई परिवार में एक ही बेटी है, कई परिवार में 2 बेटी हैं, लेकिन उन बेटियों को भी वो इस तरह से शिक्षा दिलाते हैं, इस तरह से तैयारी करते हैं जैसे वो उनका बेटा हो। और जहां तक आंकड़े आए हैं, यह एक सर्वे हुआ है, तो उससे ये बात सिद्ध हुई है, बेटों से ज्यादा जो बेटियां हैं वो अपने पेरेंट की ज्यादा ख्याल रखती हैं, उनके सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा रखती हैं, और वृद्ध अवस्था में बेटियां ज्यादा उनके काम आती हैं, बेटे नहीं आते। इसलिए क्या है कि आज बेटा और बेटी में कोई भी फर्क नहीं है। इस बारे में भी हमारी एनजीओ काम करती है। एनजीओ ये बताती है गांव में जाकर, छोटे शहरों में जाकर इस बात को बताती है कि यदि आपके परिवार में बेटी है तो उस बेटी का क्या कर्तव्य है, उसको क्या दिशा है, क्या गाइडलाइन है, उसको किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, उसको आत्मरक्षा कैसे किया जाए, उसके फेवर में, उसके पक्ष में क्या कानून है। इन सब बातों को हमारी एनजीओ बताती है, जिससे कि वो सजग होते हैं। ये नहीं कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारी एनजीओ काम कर रही है, पूरे भारतवर्ष में हमारी एनजीओ काम कर रही है। कई वॉलंटियर हमारे काम कर रहे हैं। वहां पर जाकर वो एक दिशा निर्देश देती है, वॉलंटियर बनाती है, स्वेच्छा से आमंत्रित करती है कि लोग आए, हमारे साथ जुड़े, हमारे काम में सहभागी हों और इस पुण्य के काम को, पुण्य की सलिलधरिता को, इसको आगे बढ़ाएं। तो कई लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं, हमारा काम भी हो रहा है, सब देख रहे हैं। आप कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एक ये नाम ब्रांड नेम बन जाएगा। इससे जुड़ने के बाद
लोग ऐसा महसूस करेंगे कि वो कहीं ऐसी जगह जुड़े हैं जिससे उनका सम्मान बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उनको एक आत्मिक खुशी बढ़ रही है कि वो कुछ करना चाहते थे, उनको करने के लिए एक सही मंच मिला, वो ये एनजीओ था। जी। प्रतिष्ठित नाम है कैंटिव का, आप बिल्कुल सर्च कर सकते हैं। मैं दर्शकों को बोलूंगी कि चूंकि इतने सारे एनजीओ आ गए हैं कि अब किसी अच्छी संस्था की तलाश होती है लोगों को, जो प्रतिष्ठित हो, जो विश्वसनीय हो, और जब विश्वसनीयता की नाम आती है तो कैंटिव का नाम अपने आप जुबान पर आता है। मैं कैंटिव एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की बात करी, फौजिया मैम ने बहुत, और फौजिया मैम की टीम ने इस पर बहुत काम किया है। ये 1 या 2 दिन में बनने वाली संस्था नहीं, कई सालों की मेहनत, एक बेहतरीन टीम इस क्षेत्र में काम कर रही है, तो आप जरूर जिस तरह से सुनील सर हम बात कर जिस तरह से हम बात कर रहे थे, अभी आपने जिक्र किया था, एक वर्ड यूज किया था दहेज का। मैं सवाल ये रखना चाह रही थी कि हम दहेज प्रथा को समाप्त करने की बात करते हैं। दहेज अब अगर बड़े बड़े शहरों में देखा जाए तो वाकई अब लोग बोलते नहीं हमें दहेज नहीं लिया है, हमें सिर्फ तोहफा लिया है, अपनी बेटी को आप जो देना चाहे दे दीजिए, मतलब कान अब घुमा के पकड़ रहे हैं लोग। मैं चाहूंगी इसको लेकर भी जागरूकता होनी चाहिए लोगों में कि भाई आप अपनी, दरअसल बेटी को देने वाला तोहफा दहेज की कैटेगरी में ही आता है। तो इसके बारे में जरूर मैं चाहूंगी कि आप जो लोग कान घुमाकर पकड़ रहे हैं उनके कान को भी पकड़ना बहुत जरूरी है। जी जी जी, मैं आपको इस बारे में ये बताऊं कि कोई भी माता पिता जब अपनी बेटी को किसी दूसरे परिवार में देते हैं तो वो सबसे बड़ा दहेज अपनी बेटी को देकर ही दान करते हैं, जिसको कहा जाता है कन्यादान। उस दान को देकर वो अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं करते हैं। जब भी कोई समाज की प्रथा के अनुसार कोई कार्रवाई होती है, कोई त्योहार आता है, वो आता है, वो कुछ ना कुछ जीवन भर अपनी बेटी को देते रहते हैं। अब मैं आपको एक बात ये बताऊं कि इसके संबंध में आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे समझ में एक बात ये आ रही है, जिस तरीके से अभी कोविड-19 में लॉकडाउन में एक बात चली कि साहब शादी के अंदर 50 लोग से ज्यादा नहीं होंगे, तो किसी की मृत्यु होगी तो 10-20 लोग ज्यादा नहीं होंगे। तो मैं आज इस एनजीओ के थ्रू भारत सरकार को अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूं कि वो एक लिमिट तय कर दे कि शादी के अंदर सिर्फ 50 लोग आएंगे। उन 50 लोग आने के बाद उनकी ये व्यवस्था रहेगी, अगर 50 से ज्यादा आएंगे तो वो एक अपराधी कहलाएंगे और कानून को तोड़ने वाले की उनको सजा होगी। और उनको दहेज यदि कोई व्यक्ति मांगेगा तो दहेज के संबंध में एक जांच होगी और जांच होने के बाद उसका निराकरण होगा और वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। यदि कोई स्वेच्छा से देना चाहे तो भी उसके बारे में ऐसा प्रावधान बने कि शादी के समय स्वेच्छा में भी कोई दहेज या दान नहीं दे सकता। इस प्रकार के जब कड़े कानून बनेंगे तो निश्चित रूप से जो लड़की के माता पिता हैं उनको बहुत सहायता मिलेगी। अब होता क्या है, दहेज तो खैर जो एक अलग की बात हो जाती है, एक रिसेप्शन बड़ी चीज होती है। पता लगे लड़की वालों की तरफ से 500 लोग आ गए, लड़के वालों की तरफ से 500 आ गए, 1000 लोगों का मेंटेनेंस करना दहेज से बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए यदि कोई सरकार ऐसा कानून बना देगी कि विवाह के समय सिर्फ इतने लोग, कम से कम लोग उपस्थित रहेंगे, तो निश्चित रूप से लड़की वालों को परिवार को, मैं समझता हूँ लड़के वालों को भी परिवार को इसमें सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी, काम हो जाएगा। भाई परिवार 2 लोगों को मिलकर चलाना है, एक लड़की वालों को, एक लड़के वालों को, एक हस्बैंड को, एक वाइफ को। अब पता लगे इन 2 लोगों को परिवार चलाना है, परिवार चलाने से पहले ही जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतने ज्यादा लोग इकट्ठे होकर अपनी कोई ना कोई राय रखेंगे। जी जी जी, बताइए। बिल्कुल, एक आप ये जो बात कर रहे हैं ना, एक खूबसूरत सी चीज मुझे याद आ गई। कुछ दिनों पहले हमारी चर्चा हो रही थी, हाँ, कि कानून समझा समझा के थक गया, समाज समझा समझा के थक गया, एनजीओ समझा समझा के थक गए, विशेषज्ञ समझा समझा के थक गए। वो बात नहीं हुई जो बात कोरोना काल में हो गई। कितनी बार बोला था कि खर्चे कम कर दो, अपने आप को जरूरतों के अनुसार ढाल दो, ख्वाहिशों के अनुसार मत ढालो। लेकिन इस कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखा दिया। तो वाकई मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉजिटिविटी के साथ सोचा जाए तो इस साल हमने बहुत कुछ सीखा है। जो बात आप कह रहे हैं उसका आधार है दरअसल। जी जी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, इस कोरोना काल के अंदर पारिवारिक मूल्य, रिश्ते की समस्या, हर पेरेंट अपने बच्चों के साथ बैठा, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे उनके बच्चे अपने परिवार के साथ आके रहने लगे। जिस परिवार के अंदर हफ्ते या महीने के अंदर 4-5 दिन रेस्टोरेंट में खाना खाया जाता था, उसी खाने को पुरुष ने भी सीखा, महिलाओं ने भी सीखा, बच्चों ने भी सीखा और नई डिश बना के उन सब परिवार के लोगों ने साथ बैठकर खा के अपना
एंजॉय किया। तो ये कोरोना काल एक कुदरत ने सबक दिया है कि सब पूरा परिवार जो विकसित हो रहा था, सिंगल मोनोपोली चल रही थी, उस परिवार को कोरोना काल ने एकत्रित करके एक मुट्ठी के रूप में बंद करके लोगों को समझा दिया है कि इकट्ठे रहोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, स्वतंत्र रहोगे। जी चलिए, अब हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो ये है कि हम थोड़ा सा मूड को डाइवर्ट भी कर देते हैं बीच बीच में, ताकि नहीं बिल्कुल अच्छा माहौल भी बना रहे हमारे बीच में। जी। एक और चीज आपसे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम महिला उत्पीड़न पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा महिला अधिकारों पर हम बात कर लेते हैं विषय से जुड़कर। एक जब उत्पीड़न की बात करते हैं तो परिवार में दरअसल उत्पीड़न के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। जिस तरह से कैक्टस, वो एक पंक्ति आपने भी सुनी होगी, आपसे बीच में मैंने शेयर भी की थी कि कैक्टसों के इस दौर में कुछ बस इतना कीजिए कि आंगन की तुलसी को एक मौका दीजिए। सबसे ज्यादा उत्पीड़न के केस घर में देखने को मिलते हैं। रिलेटिव्स सबसे ज्यादा उत्पीड़न करते हैं महिलाओं के साथ, चाहे मैं बच्चियों की बात करना चाहूँ, महिलाओं की बात करना चाहूँ। देखिए, मैं इसके बारे में आपको एक बात बताऊं, जो छोटी बच्ची होती है या बोध बालिका होती है, उसको पेरेंट, खासकर माँ का कर्तव्य होता है कि वो उसको अच्छे और बुरे को, बैड टच और गुड टच के बारे में समझाए। कि स्कूल के अंदर यदि वो बच्ची जाती है या परिवार में रहती है और परिवार का कोई पुरुष सदस्य उसको खिलाने के हिसाब से उठाता है, तो वो उसको बैड टच और गुड टच के बारे में एक नैतिक शिक्षा, मोरल साइंस के बारे में उसको समझाए। तो निश्चित रूप से जब बच्चा इस बात को समझेगा तो वो एक दूरी मेंटेन करेगा और अपनी सुरक्षा के प्रति वो रहेगा और तत्काल अपने पेरेंट को सूचित करेगा। तो सूचित करने के बाद पेरेंट कोई ना कोई इसको एक्शन लेंगे। हाँ। अब जहां तक ये रहा कि परिवार के अंदर ही ऐसी बातें होती हैं, तो मैं आपको बताऊं, जो दूर के रिलेटिव होते हैं या रिलेशन में होते हैं, कुछ मनोप्रकृति प्रकार के लोग होते हैं जो विकट माइंड के होते हैं। वो क्या करते हैं कि परिवार के अंदर ही इस प्रकार का घृणित कार्य को अंजाम देते हैं। तो उसके लिए मैं ये कहूंगा, खासकर महिलाओं से कहूंगा, बच्चियों से कहूंगा, या स्कूल जाने कॉलेज जाने वाली महिलाओं से भी मैं ये बात को कहूंगा, यदि उनको ऐसा कुछ लगता है कि उनका कोई दूर का रिश्तेदार या पास का पड़ोसी इस तरह की कोई हरकत करता है, तो वो इसलिए अपने परिवार को बताएं कि ये दोबारा से इस प्रकार का कोई भी कांड होने से बचा जाए। जो आगे जाके बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं वो इसलिए होती हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यार आज मैंने इस काम को अंजाम दिया है, इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। जब हिम्मत बढ़ जाती है तो कोई भी घटना, तो दुर्घटना होने में देर नहीं लगती। इसलिए जब पहली बार इस प्रकार की कोई स्थिति हो तो वो तत्काल अपने पेरेंट को, रिश्तेदार को, शुभचिंतन को, या कम से कम हमारी एनजीओ को या हमारे टाइप कोई नजदीकी एजेंसी हो उसको बताएं, तो इस घटना से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल सही। समय कम बचा है, अब कम समय में ही मैं चाहूंगी कि आप जरूरी टिप्स याद से दे दीजिए दर्शकों को, महिला दर्शकों को खासतौर से, कि किस तरह से खुद को सुरक्षित रख सकती हैं। अन्याय उनके ऊपर अगर अनदेखे में, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, कहीं वो चुप्पी साध करना बैठी हूँ, तो मैं चाहूंगी कि चलते चलते कुछ कम शब्दों में जरूरी सुझाव, जरूरी सलाह। देखिए, मैं एक सबसे पहला सुझाव ये दे रहा हूँ कि कोई भी महिला, चाहे वो अपने परिवार के साथ रह रही हो, चाहे बाहर नौकरी कर रही हो या पढ़ने गई हो, सबसे पहले वो अपने नंबर, एक ऐप डाउनलोड करे या अपने नंबर को अपने परिवार को, दोस्तों को शेयर करे। यदि वो ओला में बैठ रही है, टैक्सी में बैठ रही है, ऑटो में बैठ रही है, तो उसकी तस्वीर नंबर के साथ खींच के किसी अपने बेल वितर को, शुभचिंतक को सेंड कर दे कि मैं इस व्हीकल के अंदर बैठ के जा रही हूँ, ताकि तत्काल यदि कोई घटना होती है, इस प्रकार का होता है। और कई प्रकार के स्प्रे भी आते हैं, वो अपने पर्स में रखें। उनको ऐसा लगता है कि कोई इनसेक्सुअल एलिमेंट उनका पीछा कर रहा है या उनके सामने आ रहा है, तो वो स्प्रे को भी सेल्फ डिफेंस में यूज कर सकती हैं। और तत्काल ये भी हो सकता है कि आपने देखा होगा जगह जगह चौकी बनी है, किसी भी सड़क चलते आदमी को वो कह सकती हैं, कॉल कर सकती हैं। तो आजकल ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी समस्या हो कि वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित है, बस उनको सजग रहने की आवश्यकता है। बस वो सजग रहने में ही उनकी सुरक्षा है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से सुनील सर ने बताया, आप जरूरी इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जरा सी भी नजर हटी और दुर्घटना घटी।
फिलहाल के लिए समय ज्यादा दे रहा है, लेकिन चलने से पहले एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे और विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे सुनील श्रीवास्तव जी, जो कि विधि विशेषज्ञ हैं, और हमारी संस्था के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं। नंबर आपने नोट कर ही लिया होगा, हमारी वेबसाइट आपने देख ही ली होगी, उसको नोट डाउन करके रखिएगा। कैंटब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं क्रांति की आपके साथ जुड़ी थी, और चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, एक खूबसूरत सा गीत आप सबको डेडिकेट करती हूँ हमारी संस्था की तरफ से आप सभी को आज के दिवस के लिए। जी जी जी। जो अब किए हो दाता ऐसा ही कीजो, जो अब किए हो दाता ऐसा ही कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। बहुत खूब, बहुत खूब। इसी के साथ अगली कड़ी में फिर नए विषय के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए क्रांति प्रिया और सुनील सर को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।